पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है। इसके बारे में हम इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि सीएसएस के इम्तिहानों से लेकर सेवन्थ स्टैंडर्ड के इम्तिहानों तक ये अपना हिस्सा रहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर इस इलाके के, इस बंगाल के बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। तो बंगाल जो है, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हम यूँ करेंगे कि प्रेज़ेंटली ये एरिया जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में डिवाइड है। मतलब आज का प्रेज़ेंटली जो बांग्लादेश है और इंडिया में एक प्रोविंस है बंगाल, उसका नाम है, ये पूरा इलाका बंगाल कहलाता था। तो उस टाइम ये इलाका कंबाइन था, तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम 78 मिलियन थी। और 1899 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और एरिया जो था वो 1,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। 78 मिलियन मीन्स 7 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन। और इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उस टाइम जो रूल करने वाला बंदा होता था, जैसे हमारा आजकल वज़ीर आला या फिर गवर्नर होता है, तो उस टाइम रूल करने वाला एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। तो अगर इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी पूरी मुद्दत भी इस इलाके में दी जाए, तो वो हर जगह फिरता रहे, फिर भी वो इस पूरे इलाके का दौरा उस टाइम की ख़राब ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था। इससे साबित होता है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे और फेल हो रहे थे। इस बेकार एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये इलाका नेग्लेक्टेड रहने लगा, इसलिए ये बहुत नॉन डेवलप्ड एरिया था इंडिया में उस वक्त के हिसाब से। अब हम यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ पार्टीशन पढ़ेंगे कि असल में कॉजेज़ क्या थी। तो मेन कॉज जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव था। हमने तो उसे मतलब एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स रखने वाले ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट ने इसको गलत रुख दिया, हिंदू उन्होंने कि इसको मज़हबी रंग दे दिया। लेकिन असल वजह जो थी वो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो इस इलाके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते, वो हम जैसे नहीं होते, माज़रत के साथ। तो इस वजह से वो चाहते थे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, और उन्होंने इस वजह से डिसाइड किया कि हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे बड़ा अहम किरदार एक कहत अदा करता है कि ये कुछ साल पहले यहाँ पर एक कहत पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हालात बहुत बद से बदतर हो जाते हैं। इमदाद पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों की सेहत देखभाल नहीं की जा सकती, हॉस्पिटल की कमी होती है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। इससे ब्रिटिशर साफ-साफ अंदाज़ा लगा लेते कि इस इलाके को या तो डिवाइड करना है, या तो किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे पॉसिबल बनाना है, ताकि आगे के वक़्तों में इसको सही तरीके से इंतज़ामी तौर पे डील किया जा सके, वरना ये इलाका तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर फिर एंट्री होती है लॉर्ड कर्ज़न की, जो 1899 में वायसराय बन के आते हैं। अब उस टाइम का वायसराय आप ऐसे समझ लें, इंडिया का वायसराय जैसे सदर या वज़ीर-ए-आज़म जो आजकल हमारा है, क्योंकि ये रूल करता था और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अंडर होते थे। ये इंतहाई एफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बहुत अच्छी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो बहुत दूर तक मशहूर होता है। पहले भी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पर रह चुका होता है, जिसकी वजह से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। जब ये आता है तो ये सबसे पहले एक बड़ा-सा टूर करता है बंगाल के सूबे का। तो ये बात नोटिस कर लेता है कि बहुत बड़ा एरिया, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना। और उसके अलावा जब वो अपने बेंच पर जाता है, तो वो एक फ़ाइल भी देखता है, जो पुराने गवर्नर्स की तरफ से शिकायतों से, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की शिकायतों से भरी होती है कि इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो 1,79,000 स्क्वायर माइल का एरिया है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ है। तो फिर ये अपने इफ़ेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर देता है कि हमने इसको डिवाइड करना। तो सबसे पहले ये डिफरेंट प्रपोज़ल्स जो पहले के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने दिए होते हैं, उन पे डिस्कशन करता है अपनी टीम्स के साथ, और लास्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर 1905 में इंग्लैंड भेजता है, जहाँ से इंग्लैंड में इसको अप्रूवल मिलता है, और बिल आखिर 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है। अब इस तक़सीम को हम समझेंगे ऐसे कि 2 हिस्से ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल करते हैं। इसको नक्शे की मदद से समझना थोड़ा आसान होगा। ईस्टर्न बंगाल जो है वो एरिया है जो बाद में जाके ईस्टर्न पाकिस्तान बना, क्योंकि ये ईस्ट में ये एरिया था, और अब जाके ये एरिया बांग्लादेश कहलाता है। वेस्टर्न बंगाल वो एरिया है जो अब भी इंडिया में मौजूद है, और इसका कैपिटल कोलकाता है। उस वक़्त भी जब इसको अलग किया जाता है, तो वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल कोलकाता को बनाया जाता है, और ये बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में होते हैं, और ये एरिया जो होता है ये सेंटर होता है।
पूरे सूबे का। तो सेंटर पे हमेशा ज़्यादा काम किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोयटा पशीन या कोयटा मस्तूंग को कंपेयर करके देख लें, तो कोयटा सब शहरों से बलूचिस्तान में डेवलप्ड होगा क्योंकि ये सेंटर है। लेकिन दूसरी तरफ ईस्टर्न बंगाल टोटली नॉन डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर की वजह से इस इलाके पे तवज्जो नहीं दी जा सकती थी। और इसका कैपिटल बनता है ढाका, जो आज भी बांग्लादेश का कैपिटल है। और इसमें जो अहम अहम अज़ला होते हैं वो या डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो मेमनसिंह, चिटागोंग, असम, राजशाही, खुलना, रंगपुर और बोगरा होते हैं। असम आज भी इंडिया में मौजूद एक उनकी स्टेट या प्रोविंस है। और इसका पूरा जो पॉपुलेशन होती है वो 31 मिलियन होती है, मतलब 3 करोड़ 10 लाख। और यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन टू थर्ड होती है, मतलब हर 3 बंदों में 2 बंदे मुसलमान होते हैं, मतलब मुसलमान मेजॉरिटी में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुसलमानों का जो रिएक्शन था वो इस पार्टीशन के बारे में क्या था। मुसलमानों को तो बैठे बिठाए एक फल मिल गया था, एक सरप्राइज़ मिल गया था, क्योंकि उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ उनकी बहुत डेवलप होते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि वो पहले हिंदू मेजॉरिटी में रह रहे थे और वो एक माइनॉरिटी के रोल में रह रहे थे और नॉन डेवलप्ड एरियाज़ में मोस्टली रहते थे। अब उन्हीं के नॉन डेवलप्ड एरिया को एक अलग प्रोविंस बना दिया गया था, जिसमें उनके कैपिटल को ढाका बनाया गया था। अब उनकी सोच थी कि उनको अपने फंड्स मिलेंगे, अपने रूल मिलेगा, जिससे वो इन इलाकों में जहाँ पर वो रहते हैं उनको डेवलप कर पाएँगे। इसका अंदाज़ा हम इससे लगाते हैं कि 1905, ये पार्टीशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पूरे बंगाल में 26 कॉलेजेस थे। और उन 26 कॉलेजेस में ईस्टर्न बंगाल के हिस्से में सिर्फ 3 कॉलेजेस थे। मतलब इससे साबित होता है कि बहुत ही नॉन डेवलप्ड था। इसके अलावा टोटल बंगाल में 3 इन इन 3 साइंस कॉलेजेस में ईस्ट बंगाल वाले हिस्से में सिर्फ मतलब एक भी कॉलेज मौजूद नहीं होता। सारे जो है वो वेस्टर्न हिस्से में मौजूद होते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत हैप्पियर प्रोस्पेक्ट था। मुसलमान बहुत आगे इसमें मतलब अपनी उम्मीद समझ रहे थे, बढ़े थे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 31 मिलियन थी और उनमें से 18 मिलियन मुस्लिम थे, मतलब कि हायर मेजॉरिटी पर मुस्लिम थे और हिंदूज़ जो है वो माइनॉरिटी में थे। इसमें मुसलमान सोच रहे थे कि उनको एक ग्रेट चांस मिला है कि वो अपनी डेवलपमेंट कर सकेंगे, क्योंकि वो एकदम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में चेंज हो गए और उनको जो हिंदुओं की तरफ से इस्तेसाल का सामना करना पड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अब अपने एक एरिए के ख़ुद मालिक हो चुके थे, ख़ुद ही मेजॉरिटी में आ चुके थे। और वो समझते थे कि ये पार्टीशन रिहेबिलिटेशन के चांसेस लाएगी और वो अपने एरियाज़ को डेवलप कर पाएंगे। और ये सोचते थे कि हमारे जो सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस है वो डेवलप्ड हो जाएगा, कि जो वो हिंदुओं के इत्तेसाल से निकल के अपनी मेजॉरिटी में आएंगे। यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में हिंदुओं का क्या रिएक्शन था। तो हिंदुओं का रिएक्शन बहुत हॉस्टाइल और वायलेंट मैनर में था। सबसे पहले इसके पीछे हम वजह जानेंगे कि उनकी ऐसे बिहेवियर के, इतने बुरे बिहेवियर की वजूहत क्या थी छोटी-सी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टीशन पर। सबसे पहले हिंदू सोचते थे कि वो एकदम से डोमिनेंस में आ गए मुसलमानों की ईस्ट बंगाल वाले एरिया में। मतलब मुसलमान उन पर मेजॉरिटी आ गए और वो माइनॉरिटी में आ गए, और ये बात कहाँ पर हज़म होने वाली थी, हिंदू तबके से, जो सख्त थॉट्स रखते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो नफ़रत करते मुसलमानों से। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत से हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर थे जो मौजूद थे वेस्टर्न बंगाल में, यानी कोलकाता में। लेकिन जब ढाका बना तो ये लाज़मी बात है कि लीगल और जो जुडिशल इमारत और बिल्डिंग्स और उसके अलावा स्टाफ वहाँ पर भी शिफ्ट होने लगा, जिससे मुसलमान लॉयर्स को एक नया मौका मिल गया और न्यू जनरेशन को मौका मिल गया कि वो लॉयर्स बन के सामने आए, जिससे हिंदुओं को ये बात खटकने लगी कि जो लोग पहले उनको हायर करते थे एज अ लॉयर, अब वो ख़ुद लॉयर बन रहे हैं और उनके अपने मुस्लिम लॉयर होंगे और उनकी कम्युनिटी या उनके क्लाइंट्स कम हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ ये मसला था कि ईस्ट बंगाल जैसे ही कैपिटल बनता है तो बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आने लग जाते हैं, इस वजह से कि वो इसको रिपोर्ट करते हैं कि पार्टीशन के बाद ये इलाके कैसे होंगे और इसके लोगों के क्या रिएक्शन है। उसके अलावा भी मुसलमान जर्नलिस्ट न्यू सामने आने लगते, उभरने लगते, क्योंकि पहले जो था जर्नलिज़म पे जो है मोनोपली हिंदूज़ की कायम होती है, क्योंकि प्रोविंस इकट्ठा होता है और वो लोग मेजॉरिटी में होते हैं। लेकिन जैसे ही अलग सूबा बनता है, अलग प्रोविंस होता है पार्टीशन के बाद, तो मुसलमान अपने एरिया में जैसी मेजॉरिटी में आते हैं तो वो अपने हिंदुओं के जर्नलिस्ट के एहतिसाल से निकल के अपने आप को, अपने जर्नलिज़म को फ़रोग़ देने लगती है, जो बात हिंदुओं को बिल्कुल नहीं खटकती। बिल्कुल उनके उससे उनकी बर्दाश्त से ये बात बाहर हो जाती है और वो इस बात को बहुत सीरियस लेते हैं, इस पार्टीशन को। इसके अलावा हिंदू लैंडलॉर्ड जो है वो कैपिटलिस्ट पॉलिसी पे अमल पैरा होते हैं, वो मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करते हैं और मुसलमानों से अपनी ज़मीनों पे काम कराते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को अलग प्रोविंस मिलता है तो उन लैंडलॉर्ड्स को ये डर होता है कि अब वो मुसलमानों का इस्तेहसाल नहीं कर पाएंगे, और कल तक जिन लोगों को वो अपने खेतों में, अपनी ज़मीनों पे काम कराते तो वो अब अपनी ज़मीनों के मालिक बन जाएंगे।
यहीं पर मुसलमानों को पॉलिटिकल एज भी मिलता है। मुसलमान अपनी पॉलिटिक्स में अपने न्यू लीडर्स, अपनी मुस्लिम लीडर्स को सामने लाने लगते हैं, जो जो बात हिंदुओं से बराबर नहीं होती, क्योंकि कल तक जो लोग उनके पीछे नारे लगाते थे, आज वो खुद अपने लीडर्स चुन के सामने आ रहे थे। उसके अलावा ख़ास तौर पे अखबार जो उस टाइम मोस्टली न्यूज़पेपर ही मीडिया होता था, वो मोस्टली हिंदूज़ के अंडर होता था, मोस्टली अखबार उनके होते थे। और उन्होंने ये बात नोटिस करना शुरू कर दी कि जैसे ही ये सुबह अलग होगा तो हमारी बिक्री, हमारे जो अखबारात या न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स वगैरह बिकते हैं वो कम हो जाएँगे। इस बात का आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक घर में एक बंदा दूध सप्लाई करता है और वो घर 6 बंदों पर मुश्तमिल है। बाद में वो घर 3-3 बंदों पे डिवाइड होके अलग-अलग जगह पे चला जाता है और वो 3 बंदे जो अलग जगह पे जाते हैं वो किसी और से मिल्क अपना मँगवाने लगे, तो जो पहला मिल्क सप्लाई करने वाला है उसको 3 बंदों को लॉस होता है। तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर को भी उनकी बिक्री का लॉस हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इसके खिलाफ ज़हर उगलना शुरू कर दिया और बहुत सख्त क्रिटिसिज़्म शुरू कर दिया। इवन डेली पॉइंटर जो इलाहाबाद से जारी होने वाला एक न्यूज़पेपर था, उसने बोला कि अगर इस तरीके से पार्टीशन अमल में आती है तो जो कोलकाता पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर होता था, तो अब वो फ़ेल हो जाएगा मेंटेन रखने में अपनी यही पोजीशन। इसी तरीके से डेली बंगाली के एडिटर जिनका नाम सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, जो काफ़ी मशहूर है अपनी सहाफ़त और अपने एक्सट्रीम माइंडसेट की वजह से, वो बहुत सख्त क्रिटिक बन गए पार्टीशन के और अपने अखबारात में बहुत सख्त क्रिटिसिज्म करने लगे और उन्होंने कहा कि पार्टीशन को एक बम ब्लास्ट के नाम से तशबीह दी, जिससे हिंदुओं में सख्त और इससे नफ़रत बढ़ने लगी इस पार्टीशन से। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है जो बताना ज़रूरी है कि 1911 में एक सेंसस होता है, यानी कि मरदमशुमारी होती है, जिसमें पता चलता है कि ईस्टर्न बंगाल जो मुसलमानों का प्रोविंस है उसमें 1/3 ऑफ लैंड जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स के हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें भी डर होने लगता है कि अब जो लोग हमारी ग़ुलामी करते थे वो अब हम अपनी ज़मीनों के मालिक बन रहे हैं और हमारी मोनोपोली से हमारे इस्तेसाल से बाहर आने लगे हैं। हत्ता कि एक हिंदू लीडर कासिम बाज़ार के, जिनका नाम महिंद्रा चंद्र है, वो अपने एक एड्रेस में, अपने खिताब में कहते हैं कि ये जो पार्टीशन है वो हिंदुओं को मेजॉरिटी से फ़ौरन माइनॉरिटी में तब्दील कर देगा और हम लोग अपने ही शहरों गलियों में अनजान लोगों की तरह जिएँगे, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर मेजॉरिटी में हो जाएँगे। यही वजूहत है। अब इनका रिएक्शन हिंदू ऐसे देते हैं कि सबसे पहले 16 अक्टूबर जिस दिन पार्टीशन होती है उसको स्याह दिन या ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा कोलकाता में रहने वाले हिंदूज़ उस वक्त ब्लैक ड्रेसेस पहनकर बाहर आ जाते हैं और पूरा इलाका, पूरा शहर ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए लोगों से भर जाता है, क्योंकि वो एहतजाज कर रहे थे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और बिजनेसेस, दुकानें, शॉप्स वगैरह सब बंद कर दी जाती है। हत्ता कि कुछ हिंदू लीडर मरण व्रत, जिसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भूख हड़ताल भी कहते हैं, उस पर बैठ जाते हैं और खाने पीने से इनकार कर देते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वो उसको रिलीजियस रंग देना चाहते हैं कि आपको पता है उस वक्त से लेकर अब तक रिलीजन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर उसको सही तरीके से समझा ना जा सके। तो हिंदू लीडर जो है से अपनी गौ माता की काट फूट या अपनी गौ माता के टुकड़े करार देते हैं इस पार्टीशन को, जिससे और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तबके में गुस्सा बढ़ जाता है और कांग्रेस भी उनका पूरा साथ देती है, जो पहले दावा कर रही होती है कि वो हिंदू मुसलमानों दोनों की रिप्रेजेंटेटिव जमात है। वो अब साथ यहाँ पर दे के साबित कर रही होती है कि हम सिर्फ हिंदुओं के इंटरेस्ट को ऊपर देखते हैं और उन्हीं के इंटरेस्ट के चश्मा न लगा के बाकी मामलात को देखते हैं। अब जो हिंदू रिएक्शन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार है वो है स्वदेशी मूवमेंट का। बाद में एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बनी, क्योंकि ये मूवमेंट जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत कमज़ोर किया। ये मूवमेंट स्टार्ट होती है 17 अगस्त 1905 में। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश गुड को, मतलब बाहर से आने वाले तमाम सामान को लेना बंद कर देते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर ने इंडिया को ऑक्यूपाई ही इसी वजह से किया कि वो उसको मार्केट बनाना चाहते थे। यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के अपने यूरोपियन कॉलोनीज़ या यूरोपियन कंट्री में ले जाके उसको वहाँ पे रिफ़ाइन करके वापस इंडियन पर बेचना चाहते थे। कि इसी वजह से उसे सोने की चिड़िया भी कहते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट थी उस वक्त यहाँ के लोगों की वजह से। लेकिन जैसे वो ये लेना बंद करते तो फाइनेंशियली ब्रिटिशर्स कमज़ोर होते और फाइनेंशियल मार
अच्छे से अच्छे बंदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी-बड़ी जंगें इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से हारी जाती हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स कमज़ोर होने लगते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर ही बस नहीं किया जाता, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है कि लोकल चीज़ें खरीदी जाए। इसके अलावा जो वेस्टर्न क्लॉथ्स आए होते हैं बिकने के लिए इंडिया में, उनको जला दिया जाता है, जिससे भी ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान होता है। हत्ता कि उन कपड़ों को पहनने वालों पर भी हमले किए जाते हैं, ताकि इसका पहनने का रिवाज ख़त्म किया जा सके। तो बहुत कम बिक्री होती है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत प्रेशर में आते हैं। दूसरी तरफ इवन स्टूडेंट्स भी बॉयकॉट कर देते हैं कि वो वेस्टर्न या यूरोपियन वो कंट्री से बने हुए आने वाले पेपर पे काम या पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ अपने इंडियन पेपर पे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिससे तकरीबन उस वक़्त के हिंदू स्टूडेंट्स सब जो है वो अपने तमाम पेपर से बायकॉट कर देते हैं। और न्यूज़पेपर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार छपना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हिंदूज़ का बिहेवियर मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ होने लगता है और मुसलमानों पे कई अटैक्स होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये तहरीक जो है, स्वदेशी मूवमेंट, बहुत एक्सट्रीमिस्ट शक्ल इख्तियार करने लगती है। मतलब टेररिज़्म की तरफ आप कह सकते हैं जाने लगती है कि लोग जो है वो टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। जब लोग टैक्स पे करना बंद करते हैं तो गवर्नमेंट चलती ही टैक्स से, जब वो ज़ोर करते हैं उनसे टैक्स लेने की, ज़बरदस्ती करते हैं, तो झड़पें होती हैं, जिससे कई मासूम मतलब अपनी जान खो देते हैं, जिससे हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं और जलती पे तेल का काम करते हैं। इसके साथ-साथ ब्रिटिशर्स पर भी अटैक किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी फ़ैमिलीज़ पर अटैक किए जाते हैं, और ये हालात का अंदाज़ा आप इसी से लगाएँ कि उस टाइम के वायसराय की पर भी हमला किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है गवर्नमेंट। और इससे उस टाइम के जो ईस्टर्न बंगाल जो न्यू प्रोविंस बनता है, उसके जो न्यू फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, फिलर जिनका नाम होता है, वो इस प्रेशर में आके इवन रिज़ाइन कर देते हैं। इतना वायलेंट रिएक्शन जो है वो ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ देता है। दूसरी तरफ उस टाइम की जो वहाँ के किंग होते हैं, यूके के किंग जॉर्ज, वो विज़िट करना चाह रहे होते हैं यहाँ का, इंडिया का। तो इंडियंस हिंदूज़ उन्हें कहते हैं कि हम आपके किंग का बॉयकॉट कर देंगे और हालात ख़राब कर देंगे। जो एक एम्बैरेसमेंट होती है ब्रिटिशर्स के लिए कि उनके किंग के सामने उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी बदनामी होती है कि यहाँ के हालात ऐसे। तो उनकी ये थ्रेट आखिर में और उनका ये स्वदेशी मूवमेंट कामयाब होती है, और फिर ये होता है कि एनलमेंट हो जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस कैंसल हो जाता है, जिसकी डेट 12 दिसंबर 1911 है, और इसको एक रॉयल मीटिंग में ऐलान किया जाता है, जिसका नाम दिल्ली दरबार रखा जाता है, और किंग जॉर्ज खुद ही इसको अनाउंस करते हैं। ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल का सफ़र, जो 1905 से शुरू होकर 1911 पे ख़त्म होता है। शुक्रिया।